हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम लोग भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे जो 1757 से लेकर के आज़ादी तक के समय को देखेंगे। इसमें कौन कौन से गवर्नर जनरल आए और उन्होंने कौन कौन से कार्य किए तथा उनके समय में कौन कौन सी घटनाएं घटी। तो ये एक पूरे नोट्स के फॉर्म में है। अगर डिटेल में आप पढ़ेंगे तो बुक से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन नोट्स बनाने के लिए ईजी होगा। तो इससे क्या होगा कि घटना चक्र में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी कवर हो जाता है और एक फुल नोट्स रेडी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपको याद होगा कि भारत में जब यूरोपियन कंपनी आए थे, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने हिस्ट्री पे जो बनाया है उसमें बताया था, या तो उसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे जो भी आए थे तो वो लोग भारत में आए थे व्यापार करने की दृष्टि से, लेकिन धीरे धीरे क्या करने लगे, वे लोग राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्र में भी अपना हक जताने लगे और इस तरह से वे भारत में सबसे पहले बंगाल के गवर्नर बने। तो इसमें सबसे पहले कौन बना है यहाँ देखेंगे, क्योंकि पहले जो कंपनी स्थापित हुई थी वो बंगाल के अधीन में ही वहाँ पे कंपनी ये गवर्नर बने थे, उसके बाद इंडिया के लेवल पे बने थे। तो यहाँ सबसे पहले अगर बंगाल के गवर्नर को देखा जाए तो यहाँ कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव आता है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वह 1757 से 60 तक था। उसके बाद फिर आया वापस 1765 से लेकर के 1767 तक। इसने क्या किया, बंगाल में द्वैध शासन लगाया। तो बंगाल में इसने क्या किया, द्वैध शासन को लागू किया। उसके बाद बंगाल के लिए इन्होंने मोहम्मद रज़ा खां और बिहार के लिए सिताब रॉय को नियुक्त किया। एक्चुअली में उस समय में देखा जाए तो जब यूरोपियन कंपनी आई थी तो हमारा बिहार, झारखंड, उड़ीसा और इधर बंगाल, ये सब एक ही क्षेत्र में थे और इसी को मिलाकर के पूरा क्या कहा जाता था, बंगाल कहा जाता था, जिसका विभाजन बाद में हुआ। तो ये पूरे जो एरिया है ये बहुत बड़ा एरिया होता था, इसको अकेले हैंडल करना ये काफ़ी मुश्किल होता था। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले कुछ मतलब एरिया को इन्होंने क्या किया, जैसे बंगाल वाले एरिया को मोहम्मद रज़ा खां को दे दिया और बिहार वाला जो एरिया है इसको किसको दे दिया, तो सिताब रॉय को दे दिया। तो इस तरह से इन्होंने प्रशासन पे अपना कब्जा जमाया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उसके बाद देखिए यहाँ पे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल आ जाते हैं। मतलब एक कंपनी इस्टेब्लिश हो गई थी। पहले क्या था, कंपनी का विस्तार नहीं हुआ था, कंपनी मतलब लगी थी उस समय में कंपनी के अधीन नहीं थे गवर्नर जनरल। उसके बाद क्या हुआ, अब कंपनी के अंडर में चलने लगे, बंगाल में ही कंपनी के अधीन क्या करने लगे, गवर्नर जनरल स्थापित होने लगे। तो कंपनी के अधीन अगर पहला गवर्नर जनरल की बात करें तो बंगाल में ही वो है कौन, वॉरेन हेस्टिंग है। तो यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने उन्हीं टॉपिक्स को, तथ्यों को यहाँ रखा है। 1774 से लेकर के 85 में आए थे तक थे यहाँ पर, और पहला मदरसा कलकत्ता में शिक्षा के लिए इन्होंने खोला था। तो पहला मदरसा जो स्कूल है यानी कि मुस्लिम के लिए, तो उन्होंने यहाँ खोला था। और इन्होंने क्या किया था, मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता भी अपने कोषागार को ले गया था, बट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो उसको लूसेंट से भी कर सकते हैं या फिर घटना चक्र के बुक से। फर्स्ट मदरसा इन्होंने कलकत्ता में खोला। 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की इन्होंने स्थापना की, इसके समय में हुआ था। एक्चुअली में किया कौन था, विलियम जॉन्स ने किया था। तो विलियम जॉन्स ने वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, और पहला समाचार पत्र जो है वो इसी समय आया था, द बंगाल गैजेट। और इसका इसने लिखा है, तो जेम्स ऑगस्टिन हिक्की ने इसे लिखा है। उसके बाद सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति को इन्होंने अपनाया। तो रिंग फेंस पॉलिसीज़ को इन्होंने अपनाया। यानी ये लोग जब आए थे तो कहते थे कि देखिए आप लोगों के ऊपर कभी भी बाहरी हस्तक्षेप हो सकता है, इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें एक तरह से सुरक्षा यहाँ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके लिए क्या किए, इन्होंने धीरे धीरे अपने सेनाओं को यहाँ पर तैनात करने लगे और एक तरह से किला का निर्माण करने लगे। इस तरह से यहाँ पर
एक किले का निर्माण धीरे धीरे होने लगा और उसी के अंदर ये लोग अपना कार्य को समापन करने लगे। उसके बाद 1785 से 86 में सर जॉन मैकफर्सन आए। ये जो थे इन्होंने मतलब क्या बोलेंगे, ये अस्थाई गवर्नर जनरल थे, लेकिन मतलब हम लंबे समय के लिए नहीं आए। जैसे वो लोग 4-5 साल के लिए आते थे वैसे इस तरह से नहीं आए। ये अस्थाई रूप से इनको भेजा गया था 1 साल के लिए काम करने के लिए, तो ये अस्थाई गवर्नर जनरल थे। उसके बाद लॉर्ड कार्निवाल्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, कार्निवाल्स, ये सब इम्पॉर्टेंट है। लॉर्ड कार्निवाल्स जो है 1786 से 93 तक था। उसके बाद 1805 में पुणे आया था, उसकी मृत्यु यहीं हुई थी। तो इसी के टाइम में देखिए, अगर IAS PCS जो आज बन रहे हैं, इसी के टाइम में देखिए क्या क्या राइट्स मिले थे। तो कलेक्टर को जो है पूरे ज़िले को हैंडल करने का समस्त कार्य इसी के टाइम में मिला था। लॉर्ड कार्निवाल्स के टाइम में पूरे ज़िले का अधिकार किसको दे दिया गया था, समस्त ज़िले का, तो वो कलेक्टर को दे दिया गया था। अस्थाई बंदोबस्त को भी लागू किया गया था 1793 में। जो हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था वाला जो आर्थिक प्रभाव है उसमें हम लोगों ने देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो अस्थाई बंदोबस्त वाला है वो इसी के समय में लागू हुआ था, जिसमें से किसानों को 10 मतलब आपको 100% में 90% कर जो है वो आपको देना है और 10% आपको रखना है बस। उसके बाद सूर्यास्त कानून भी आया था, यानी कि जब सूर्योदय होने से सूर्यास्त होने तक में ही आपको टैक्स दे देना है। जब वो कर लेने आते थे ज़मींदार वगैरह, तो उस समय तक आपको कर देना है। नागरिक सेवक का जनक, इन्हें नागरिक सेवक का जनक भी कहा जाता है। तो इस तरह से इन्होंने अस्थाई बंदोबस्त, सूर्यास्त कानून, नागरिक सेवक का जनक कहा गया है। उसके बाद है सर जॉन सॉर। सर जॉन सॉर जो है ये इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था 1793 से 98 के बीच में, 98। उसके बाद आता है लॉर्ड वेलेजली, ये इम्पॉर्टेंट है। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि को अपनाया था, जिसको बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिसमें सहायक संधि को इन्होंने लागू किया था। तो इसमें सबसे पहले तो आता है आपका हैदराबाद। इसको हम लोग 1857 का जो विद्रोह वाला चैप्टर है उसमें कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो हैदराबाद है 1798 में, 1799 में आपको मैसूर, और उसके बाद है यहाँ इम्पोर्टेंट अवध जो है वो आपको 1801 में। देखिए इस टाइम में जो जो घटनाएं होती हैं उन सभी को इसमें शामिल किया जाता है, बट यहाँ पे आपको अलग से, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको अलग से पढ़ना होगा, क्योंकि गवर्नर जनरल में उसी चीज़ को पढ़ना है जिसमें इम्पोर्टेंट है। बाकी सब तो आप घटनाओं को देखते हुए क्रम में नोट करेंगे ही। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंदौर के जो होलकर थे, इन्होंने सहायक संधि को नहीं अपनाया। तो सभी ने अपनाया, बट इंदौर के होलकरों ने क्या किया, इस सहायक संधि को नहीं अपनाया। इसे अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, मतलब कहता था कि मेरे दहाड़ने से सब डरते हैं, इसीलिए ये अपने आप को बंगाल का शेर मानता था। उसके बाद है सर जॉर्ज वार्लो। सर जॉर्ज वार्लो जो है इसी के समय में सिपाही विद्रोह हुआ था। तो सिपाही विद्रोह जो है वो सर जॉर्ज वार्लो के समय में हुआ था, वेलोर में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही काश्तकार अधिनियम यानी कि टेनेंसी एक्ट आया। कब आया था, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में 1813 से लेकर के 23 के बीच में, यानी ये जो आया था 1822 में आया था। लॉर्ड विलियम बैटिक जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आप एकदम नोट डाउन कर ही लीजिए। ये फर्स्ट इंडिया के गवर्नर जनरल थे। पहले क्या होता था, कंपनी के अधीन बंगाल में गवर्नर जनरल कहला रहे थे, और अब जो है वो इंडिया के लेवल पे आ गए थे। पूरे भारत में एक ही गवर्नर जनरल होगा और उसी के अधीन सारा कार्य होगा। तो इस समय में क्या हुआ कि भारत का अगर पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वो कौन है, लॉर्ड विलियम बैटिक है। अगर पूछा जाए कि कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो वो भी लॉर्ड विलियम बैटिक ही है। और ये कब से कब तक थे, तो 1828 से लेकर के 35 तक थे। इन्हीं के टाइम में मैकाले की शिक्षा पद्धति को अपनाया गया था, यानी कि इसी के समय में मैकाले ने कहा कि नहीं, यहाँ अंग्रेजी शिक्षा बहुत अनिवार्य है, क्योंकि उनको अपनी भाषा को समझाने के लिए इंडियंस को, और इंडियंस से समझने के लिए
एक मतलब भाषा है जो दोनों के संचार का, कम्युनिकेशन का काम करता है। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अंग्रेजी शिक्षा का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होगा कि स्कूल में अगर बच्चों को सिखाया जाएगा तो वो अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण करेंगे, यहाँ के लोग करेंगे, और इससे उनकी वार्तालाप में मतलब सुविधा होगी। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को यहाँ इम्पोर्टेंस दिया है। उसके बाद स्लीमन की सहायता से यहाँ पे ठगी प्रथा को बंद किया गया। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है, 2019 वाले में शायद पूछा गया है कि लॉर्ड विलियम बेटी के समय में किसकी सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त किया गया। तो यह है स्लीमन के सहायता से। चार्ल्स मैडकॉक 1835 से लेकर के 36 में आए थे और इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। यानी कि उस समय में अगर पूछा जाए कि प्रेस पर से प्रतिबंध को किसने हटाया, मुक्तिदाता कौन था, तो चार्ल्स मैडकॉक थे। लॉर्ड एलन बरो जो है 1842 से लेकर के 44 तक रहे और इन्होंने दास प्रथा का यहाँ उन्मूलन किया, क्योंकि इससे पहले क्या था, मुगल साम्राज्य चलता था, तो यहाँ पे दास प्रथा पूरा भरपूर मतलब ज़्यादा मात्रा में लोग दास को रखते थे। और इस पे अगर आप मेडवल में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा दासों को किसने रखा, तो वो है फिरोज तुगलक ने रखा, है ना। उसके टाइम में सबसे ज़्यादा दास थे। लॉर्ड हार्डिंग जो है वो 1844 से लेकर के 48 तक थे और इसी के समय में नर बलि प्रथा को समाप्त किया गया था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड डलहौजी, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बैटिंग के बाद ये है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। 1852 में इन्होंने इनाम कमीशन लाया, इससे भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। व्यक्तिगत सिद्धांत को इन्होंने लागू किया था। तो ये सिद्धांत किसने लाया था, व्यक्तिगत सिद्धांत को लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। अवध के संस्थापक कौन है, तो शहादत खां हैं। उसके बाद इसी के समय में शिक्षा में सुधार लाने के लिए समय समय पर बहुत सारे एक्ट भी आते थे और हर तरह की नीतियाँ, यानी कि बहुत सारे मतलब लोगों को भेजा जाता था कि आप शिक्षा में इस तरह का सुधार लाइए। तो शिक्षा सुधार से रिलेटेड जैसे हम लोगों ने इससे पहले कि मैकाले ने कहा कि यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा होनी चाहिए। उसके बाद वुड डिस्पैच आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी कुछ उन नीतियों में जो भी खामियां थी उसको दूर करने के लिए वुड डिस्पैच ने एक नई नीति लागू की। उसके बाद इन्हें रेल का जनक भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इनके ही समय में सबसे पहली रेल का निर्माण हुआ था। इसे भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। और सबसे पहला रेल जो है 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से लेकर के थाने के बीच चला था। तो बम्बई से थाने के बीच में रेल चला था, किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। सर्वप्रथम सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की, तो इन्होंने ही की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। लोक सेवा विभाग का स्थापना हुआ। उसके बाद ये क्या करते थे, अंग्रेज जो होते थे वह इंडिया में गर्मी के मौसम में रहना पसंद नहीं करते थे। तो वो लोग क्या करते थे कि गर्मी के टाइम जब भी आता था गर्म मौसम, तो उस समय वे शिमला शिफ्ट हो जाते थे और वहीं पे किसी को भी कुछ भी काम होता था तो शिमला जाना पड़ता था। तो गर्मियों के लिए उन्होंने शिमला को राजधानी के रूप में चुना था। ऐसे टाइम में भले वो बंगाल और कलकत्ता यानी दिल्ली वगैरह में रहते थे, लेकिन जब गर्मियों का मौसम आता था तो वो शिमला शिफ्ट हो जाते थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट है। सत्येंद्र नाथ टैगोर फर्स्ट इंडियन आईएएस का एग्ज़ाम निकाले थे, आईसीएस का एग्ज़ाम। तो कौन है वो, सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई। इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, से आईसीएस का एग्ज़ाम निकाला था, इंडियन सिविल सर्विसेज। 1922 में ही भारत और लंदन में दोनों जगह पे एग्ज़ाम लिया गया था, 1922 में। और ये किसका टाइम पीरियड है, तो ये टाइम पीरियड है 1922 वाला। लॉर्ड रीडिंग का टाइम है। लॉर्ड कैनिंग जो है वह 1856 से लेकर के 62 में, देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, 1857 का विद्रोह हो गया था, जिसके कारण क्या किया गया,
कहा गया कि अब भारत में जो गवर्नर जनरल है अब इनके अंडर में शासन नहीं चलेगा, अब ब्रिटिश के हाथों में चला गया, यानी कि महारानी के हाथों में, और वहाँ से शासन चलेगा। और देखिए यहीं पर भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद सृजित किया गया। तो फर्स्ट वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। और लास्ट अगर भारत के गवर्नर जनरल कौन है तो कैनिंग ही है। महालेखा परीक्षक का जो पद होता है, जो वर्तमान में हम लोग कैग कहते हैं, उसका पद का सृजन यहीं से हुआ, लॉर्ड कैनिंग ने। क्योंकि ये लोग डर चुके थे कि इंडिया में इतना माने भयानक 1857 का वॉर हो गया था, रिवॉल्ट, तो उनके कारण अंग्रेज डर गए थे कि कहीं ये भारतीय हमारे हाथों से ना निकल जाए। तो इन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से उस समय में बहुत ज़्यादा पील आयोग भी निकाला था, यानी कि एक मतलब 2 अंग्रेज पे 1 भारतीय रहेंगे, इस तरह से कुछ नियम निकाले थे, 3 अंग्रेज। तो इन्हें डर लग गया था कि अरे भारतीयों में भी उस तरह का एकता और क्षमता देखने को मिलता है, अगर हम यहाँ पे प्रशासन को मजबूत नहीं करेंगे, अच्छे से सुदृढ़ नहीं करेंगे, तो ये क्या होगा, हमको यहाँ ज़्यादा दिन टिकने नहीं मिलेगा। तो इस दृष्टि से उसी समय वायसराय का पद आया, और ये जो मतलब निरीक्षण का काम था वो अब महारानी वहाँ चले गया ब्रिटेन में। उसके बाद मुगल का पद भी यहाँ पर जो था वो समाप्त हो चुका था, क्योंकि अब मुगलों के शासन से जो हाथों में सत्ता थी वो निकल चुकी थी, और यहाँ पर व्यापकगत सिद्धांत जो था वो भी समाप्त हो गया था। क्योंकि इन्हें अब लगने लगा कि अगर हम इस तरह से यहाँ पे व्यवहार करेंगे तो ये लोग हमें टिकने नहीं देंगे। इस तरह से इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपने आप को अच्छाई साबित करने का मौका दिया, ताकि इन भारतीयों को अच्छे से मतलब अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। लॉर्ड एलिगन जो है वो 1862 से लेकर के 63 में थे, और इन्हीं के समय में बहावी आंदोलन समाप्त हुआ था। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है, यहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। लॉर्ड लॉरेंस जो है 1864 से लेकर के 69 में थे, और इन्होंने अफगानिस्तान में जो अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, जिसके कारण इन्हें शानदार निष्क्रियता कहा जाता है। तो कहाँ पर इन्होंने अपनाई थी? अफगानिस्तान में। हेनरी कैम्पबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन हुआ। देखिए ये जो आयोग वगैरह होता है ना जिसका गठन, तो किसके नेतृत्व में हुआ, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा इस तरह से पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। हेनरी कैम्पबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन हुआ। फर्स्ट समुद्री टेलीग्राम सेवा भी उसी समय शुरू की गई थी, यानी कि समुद्रों के माध्यम से जो संचार को उसी समय पॉसिबल बनाया गया था। लॉर्ड मेयो के समय में हमारे भारत में जो जनगणना होती है अभी भी, जो 2021 का भी होना है, तो ये जो है वो उसी समय से स्टार्ट हुआ, ये आज की दिन नहीं है। इसका स्टार्ट होने के पीछे का कारण आपको 1872 में हुआ है, और ये लॉर्ड मेयो के समय में हुआ। तो किस वायसराय के समय में हुआ? लॉर्ड मेयो। 1869 से 72 तक थे, और 72 में ही पहला जनगणना हमारे भारत में स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद यहाँ पर कृषि विभाग की भी स्थापना हुई थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो हैं, इन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा जो कर था, अनावश्यक कर जो होता है, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कर है उन्हीं को लेते थे। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ इन्हीं के टाइम में, और स्वेज नहर का निर्माण हुआ। स्वेज नहर से इंडिया और ब्रिटेन के बीच में व्यापार होता था। नील का, सोरा का, सूती वस्त्रों का सबसे ज़्यादा व्यापार होता था, और इसी स्वेज नहर के माध्यम से पॉसिबल होता था। इससे क्या होता था, इनका जो यहाँ इंडिया है, तो इस तरह से इंडिया से लेकर के ब्रिटेन तक जाने में इनको सुविधा होती थी, और टाइम भी कम लगता था। इस तरह से ये स्वेज नहर के माध्यम से इधर से इधर निकल जाते थे, और अगर ये समुद्री मार्ग से जाते तो इन्हें काफ़ी समय लग जाता था, इसीलिए इन्होंने स्वेज नहर का निर्माण किया। लॉर्ड लिटन जो है, इन्होंने 1876 से लेकर के 80 के बीच थे, और इन्हें निबंध लिखने का, उपन्यास पढ़ने का, इस तरह के साहित्यकार टाइप से थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता था, ओवन मेरिडियो। तो इन्हें ओवन मेरिडियो कहा जाता था, क्योंकि ये क्या करते थे, ये बहुत ज़्यादा साहित्य, उपन्यास वो सब लिखते थे, मेरिडिथ कहते थे। उसके बाद रिच स्टैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन हुआ था। देखिए यहाँ पे भी अकाल आयोग का गठन हुआ था, और इसके पहले भी अकाल आयोग का गठन हुआ था।
बट यहाँ पर देखा जाए तो ये जो अकाल आयोग है, ये इसका कब टाइम पीरियड है वो भी हमको ध्यान में रखना है। अगर 1864 से 69 के बीच होता है तो लॉरेंस के समय में हुआ था, और अगर ये 1876 से 80 के बीच में होता है तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो रिचर्ड स्टैची कर रहा है। उसी समय में दिल्ली दरबार लगा था जिसमें विक्टोरिया महारानी आई थी और उन्हें केसरे हिंद की उपाधि से नवाजित किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को उस समय लाया गया था और इसका समर्थन कौन कर रहा था, तो पायनियर अखबार कर रहा था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये क्या था, तो इसमें क्या होता था एक्चुअली, अंग्रेज़ों के खिलाफ मान लीजिए कि आप किसी तरह से किसी अखबार में उनके विरुद्ध आप कुछ प्रिंटिंग प्रेस निकालते हैं, तो ये उसी के तहत अगर उन क्या करेंगे, वो शक के आधार पे आपका वो एक्ट जो अखबार है उसको बंद कर देंगे। और इसी कानून के आधार पे सब विरोध कर रहे थे कि नहीं, इस तरह का कानून नहीं होना चाहिए। इससे क्या हुआ, भारतीय जितने भी समाचार पत्र थे उस पर कठोर रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया, और किसी प्रकार का अखबार आप छापते हैं तो उस पर आपत्तिजनक अगर लग रहा है किसी प्रकार का कि आप चीज़ छाप रहे हैं और उनको पसंद नहीं आ रहा, तो वे इस कानून के माध्यम से आप पे क्या कर सकते हैं, उस प्रेस को बंद करवा सकते हैं। तो इसका समर्थन एकमात्र अखबार दिया है, पायनियर अखबार। उसके बाद सशस्त्र और व्यापार पे लाइसेंस लगा दिया गया। अगर आप किसी प्रकार का सशस्त्र रखते हैं, मान लीजिए कि इंडियंस थे तो उस समय बंदूक उन लोग के पास तो था नहीं, अगर वो लोग तलवार वगैरह कुछ भी रखते थे तो उन्हें क्या लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो लाइसेंस उसी समय निकाला गया था। और व्यापार भी करना है तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, नहीं तो आप व्यापार नहीं कर सकते। इस माने देखा जाए तो एक पूरे तरीके से ये लोग क्या कर रहे थे, एक अपना मतलब व्यापार को फैलाने के लिए, इंडियंस अपनी मनमानी ना करें इनके लिए पूरी तरह से सुरक्षा मतलब घेरे में रख रहे थे, इनकी नज़रों से मतलब कोई दूर ना जाए और इन्हीं के अंडर में सारा कार्य हो। उसके बाद इंडियन सिविल सर्विसेज में जो एज था 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया, और अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की गई। तो ये लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। और रिपन में देखिए ठीक इसका अपोजिट होता है, यानी कि आप देखेंगे कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज का एज था वो 19 कर दिया गया था, वो पुनः यहाँ क्या किया गया 21 वर्ष कर दिया गया, यानी 19 वर्ष से बढ़ा के 21 वर्ष। और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको भी बंद कर दिया गया। उसके बाद इन्हें स्थानीय स्वशासन का स्टार्ट किया था, यानी कि स्थानीय स्वशासन जो होना चाहिए, अभी जो हम लोग देखते पंचायती राज व्यवस्था, ये इसी समय में स्टार्ट हुआ था। नियमित रूप से जनगणना भी स्टार्ट हुई थी 1881 में, है ना। तो उसी समय से लगातार जनगणना अभी हो रही है, ये अभी एक बार भी नहीं रुकी है। 2011 के बाद 21 में होनी थी, तो अभी हो रही है, इसका डाटा आ जाएगा कुछ ही दिन बाद। उसके बाद 1821 में हैदराबाद और राजपूताने को, ये दो ऐसे प्रांत थे जिसको शामिल नहीं किया गया था इस जनगणना में। पहला कारखाना अधिनियम जो है वो 1881 में लागू हुआ था। और फिर देखिए शिक्षा में सुधार लाने के लिए वुड डिस्पैच के बाद विलियम हंटर कमीशन आया। इसमें जो उसमें गड़बड़ियाँ थी, जो भी सुधार करना था, वो इस विलियम हंटर में देखने को मिलता। तो इस तरह से लगातार शिक्षा में सुधार हो रहा था, तो लोग जागृत हो रहे थे। फिर उसके बाद इल्बर्ट बिल आया। इल्बर्ट बिल जब आया तो इस समय में क्या हो गया कि इल्बर्ट बिल के समय में मतलब ये एक तरह से कहा जाए तो काला कानून ही है। इसमें क्या होता था, पहले क्या होता था कि इंडियंस जो थे वो यूरोपियंस के खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ सकते थे, लेकिन इस बिल के आने के तहत इंडियंस भी, माने भारत के जो जज हैं वो यूरोपियंस के खिलाफ क्या कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं। जो उन यूरोपियंस को क्या लगा, मतलब एक तरह से धक्का लगा, अरे ये लोग हमारे खिलाफ क्या करेंगे, मुकदमे लड़ेंगे, तो ऐसा होने से तब तो हम लोग फंस जाएंगे। इस तरह से इन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया। और इसका विरोध करने के लिए अंग्रेज़ जो यूरोपियंस थे उन्होंने श्वेत विद्रोह निकाला, और इस तरह से इल्बर्ट बिल जो है वो बंद हो गया। भारत का उद्धारक यानी कि इनको कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें कहा कि भारत का एक उद्धार किए इन्होंने, एक तरह से इनको मार्गदर्शन दिए, दरवाज़ा खोले, एक तरह से इनकी आज़ादी का एक मोड़ बना, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इल्बर्ट बिल जैसे एक्ट लाए और एक तरह से इंडियंस को सपोर्ट दिए। तो इस तरह से ये गवर्नर जनरल का ये चैप्टर आधा हुआ है, और इसका जो नेक्स्ट वाला है
मतलब इसके बाद भी और भी बहुत सारे हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे पार्ट 1 रहेगा, उसके बाद पार्ट 2 आएगा। तो चलिए, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।